आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कवर किए थे और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है वो देखे थे, और इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था, बट वो कंडीशनल था। उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो, या फिर उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने कैलकुलेट किया था। बट यहाँ पे क्या है कि ये कंडीशनल नहीं है, यहाँ पे हम किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, अगर ये डाइपोल है ए बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना है, तो अब यहाँ इसके आसपास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। ध्यान रहे, पिछला केस कंडीशनल था कि ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट वो था, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं एक केस में, और दूसरे केस में इसी एक्सिस के अलोंग कहीं आगे यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट था, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, वो स्पेशल केस था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये जनरल केस पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। ठीक, तो वही आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं, और वो जो दोनों स्पेशल केस था ना, वो इसी केस से डिराइव हो जाएगा। मतलब ये जनरल केस करने के बाद अगर हम उसमें स्पेशल कंडीशंस लगा के इसके परपेंडिकुलर और इसके एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, तो वो जितना भी केस हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे वो इसमें भी मिल जाएगा। यानी ये जो टॉपिक है ये कहीं न कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट जनरल केस है। ठीक, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग पोटेंशियल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है ये भी सीखेंगे। समझ में आया? यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो ठीक है, हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में भी इस टॉपिक को करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए एक डाइपोल है ए बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि इसका एक सिरा नेगेटिव क्यू चार्ज और एक सिरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी हम मान लेते हैं ए। देखिए पिछले केस में हम लोग यहाँ सेंटर से आधा दूरी और आधा दूरी L माने थे, तो टोटल दूरी 2L मान के हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किए थे। बट यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे, तो यहां से हम पूरा ये जो निगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू के बीच की दूरी हम लोग a मान लेते हैं। तो इस केस में अगर आप डाइपोल मोमेंट बनाएंगे P इज इक्वल टू, तो वो एक चार्ज q और दोनों चार्ज के बीच की दूरी q इंटू a हो जाएगा। समझ में आया ना? कोई थ्योरी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट O है, और ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट O है, मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज Q जो है इससे r दूरी पे है, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज Q है तो इससे दूरी r माइनस a हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ निगेटिव की Q से पॉजिटिव Q की ओर डायरेक्शन हम लोग डाइपोल मोमेंट का लेते हैं, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है डाइपोल मोमेंट, वहां पे जो हमने आपको डायरेक्शन बताया था डाइपोल मोमेंट का, कि डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट का होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हम लोग मानते हैं। तो यहाँ निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, और ये वाला डायरेक्शन हमने अपने से माना है r, तो ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल का साइड है वो ऑटोमेटिक r माइनस a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, now the electric field strength at point O due to minus q charge, हम लोग दोनों के द्वारा ये निगेटिव Q के द्वारा कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉजिटिव Q के द्वारा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकाल लेंगे, और बाद में इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो निगेटिव चार्ज के द्वारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1, उसको E1 मान ले रहे हैं, E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q by r क्यूब इंटू r वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है इसको। ठीक, ये सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर्स में। माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव चार्ज के द्वारा, और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कितना हो जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जब हम लेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी ये हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज वाले में ये r था, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 q एंड दिस वेक्टर r माइनस a, r वेक्टर माइनस a वेक्टर बटे मॉड ऑफ r माइनस a, r वेक्टर माइनस a वेक्टर का मॉड का होल क्यूब हो जाएगा। समझ में आया ना? देखिए कोई भी जब फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे 1/4πε0, यहाँ पे q बाई r स्क्वायर होता है, ये स्केलर फॉर्म में, जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाता है 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर, अगर करेंगे तो यहाँ r कैप रहेगा,
लेकिन अगर ये आर कैप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ना लेके फुल फ्लेज वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखिए ये आर स्क्वायर होता है, यहाँ आर कैप होता है, तो आर कैप बराबर क्या होगा, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर, तो ये मॉड ऑफ आर इसको आर क्यूब बना देगा और ये आर वेक्टर वहीं पे रह जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए देखिए सिंपल E1 प्लस E2 कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया था। तो यहाँ पे ये एक ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब चूंकि डाइपोल के केस में एक एजम्पशन काम करता है, वो एजम्पशन ये होता है कि डाइपोल तभी बनेगा जब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी जो है ये बहुत कम होनी चाहिए। किसके तुलना में, ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लिए हैं जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से ये डाइपोल से जो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट की दूरी है उसके सापेक्ष में ये डाइपोल के जो चार्ज हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो जब आप ये एजम्पशन लगाएंगे तो यानी आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, देन होगा क्या, हमेशा जहां कहीं भी आर का जो पावर टर्म्स आएगा, जैसे आर स्क्वायर और बटे अगर आर का फैक्टर होता है तो ये हम लोग लगभग जीरो कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ए का मान तो वैसे भी बहुत कम है। अब कोई मान अगर बहुत कम होता है तो इसका स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ पावर करेंगे तो वो और कम होता जाएगा। प्लस यहाँ बटे में आर है, आर चूंकि ए से बहुत ज्यादा है, ये तो मतलब जीरो से ज्यादा होगा, सॉरी हाँ जीरो से ज्यादा होगा, इवन 1 से कहिए कि ज्यादा होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओवरऑल फैक्टर और कम हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं ना, कोई भी चीज जैसे छोटी होती है, जैसे ये 0.5 है, पॉइंट में है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 0.25 आएगा, ये जो कि इससे भी कम हो जाता है। जबकि अगर यही पॉइंट में ना हो, 5 हो, तो 5 का स्क्वायर 25 करेंगे तो 25 जो है वो 5 से ज्यादा आता है, लेकिन 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.25 वो उस संख्या से भी कम आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, ये वाला फैक्टर इसको निकाल लीजिए अलग, ये 1 बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का यहाँ पे क्यूब है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ -3/2 कर दिया, ये कोई अंतर नहीं हुआ है, बाद में ये कट के -3 ही बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आएगा r स्क्वायर -2 r डॉट a प्लस a स्क्वायर, ये -3/2 है। अब ये इसमें पूरे फैक्टर में से हम लोग r स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो इतने फैक्टर से जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वायर तो निकलेगा, लेकिन इसके पावर में -3/2 है, तो ये स्क्वायर इंटू -3/2 निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये r टू द पावर -3 यहाँ पे बचा। अब चूंकि आर स्क्वायर इस ब्रैकेट वाले टर्म में से आप लोग कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ r है और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 1/r³ बन जाएगा, ये तो ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये वाला टर्म हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। क्यों, वही हमने बताया था कि क्योंकि a की वैल्यू बहुत कम होती है, वो पॉइंट में होता है, 1 से कम होता है, बहुत कम होता है 1 से, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और कम होगा, और बटे में r का स्क्वायर है, r तो 1 से ज्यादा होगा तो इसका स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा। कोई क्वांटिटी बटे में है तो और अंश कम है तो ये और कम हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट। a का जितना भी हायर ऑर्डर टर्म्स आएगा, a³ a4 सब नेग्लेक्ट हम लोग करेंगे, केवल लीनियर टर्म रहेगा सिंगल पावर वाला, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये समथिंग बाइनोमियल थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 + x टू द पावर n, तो बाइनोमियल थ्योरम केवल फर्स्ट ऑर्डर तक मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, 1 + nx। अगर आप हायर ऑर्डर टर्म लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 + nx + n(n-1) बटे फैक्टोरियल 2x², फिर n-1 n-2 बटे फैक्टोरियल 3x³। ये जो बाइनोमियल थ्योरम चलता है वो ठीक है, लेकिन हम लोग हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो a का स्क्वायर a का क्यूब आएगा तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। केवल और केवल लीनियर टर्म यानी केवल 2 टर्म तक रखेंगे, 1 + nx। तो याद रखिएगा 1 + x टू द पावर n = 1 + nx। अब यहाँ पे ये जो है 1 माइनस ये पूरा x मान लीजिए, और इसके पावर में ये n बराबर -3/2 है। तो जब आप इसको करेंगे, अब ये माइनस है, तो जैसे अगर माइनस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 - x के पावर n है तो 1 - nx हो जाएगा बस।
तो यहाँ पे जब माइनस nx रहेगा, चूंकि n में भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n यहाँ पे आ गया, ये पूरा हमने x माना था, और हायर ऑर्डर टर्म्स जो है a स्क्वायर के वो हो जाएंगे 0। तो यहाँ से ये आगे हम लोग इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। तो ये केवल और केवल ये 1 प्लस nx वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू, अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब हम लोग वापस जाते हैं इक्वेशन 1 में और इस वैल्यू को ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे बना था, इसी का तो हम लोग मान निकाले हैं, ये इतने का मान निकाले हैं, इसको हम लोग लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये मान पुट करेंगे, यहाँ पे ये मान इतना पुट कर दिया गया है, और ये वेक्टर पहले ही से उस फॉर्मूले में था और ये भी पहले ही से था इक्वेशन 1 में, केवल इतना पार्ट हम लोगों ने पुट किया है इक्वेशन 1 में। अब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ठीक। और वही रीअरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे ये इस पूरे का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसको और ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्यू तो वैसे भी बाहर कॉमन ले लीजिए, और ये टर्म आ गया। अब फिर से वही बात आ गई, जहां भी ए स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको आप 0 करेंगे तो ये भी खत्म हो गया। अब केवल और केवल ये बचा इतना, और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। क्यू को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्यू जो है वो ए के साथ मिलके डाइपोल मोमेंट बना लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, बाकी सब वैसे ही फॉर्मूला है, ठीक है। क्यू इंटू ए वही तो डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। यहां से भी यही चीज जानने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो r टू द पावर 1 बाई r टू द पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। p हमारा डाइपोल मोमेंट है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, सेम फिगर अप्लाई होगा। हम लोग एक बार पॉइंट O पे माइनस क्यू के द्वारा पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू के द्वारा, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसका रिजल्टेंट। तो कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दोनों फैक्टर, यानी पोटेंशियल पॉइंट O पे क्या होगा, 1/4πε0 Q बाई R। ये मान लीजिए पॉजिटिव वाले चार्ज के लिए और निगेटिव वाले चार्ज के लिए माइनस Q बाई R, ठीक। तो यहाँ पे ये इनका रिजल्टेंट आ गया। यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, चूंकि R की वैल्यू ऐसे बहुत ज्यादा है तो ए स्क्वायर का टर्म जहां आएगा उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। अब हम लोग ये वाला टर्म जो है यहाँ पे 1 बाई मॉड ऑफ r वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो मॉड में है, इसको हम लोग फिर से इसका वैल्यू निकालेंगे, वही बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पावर -1 आ गया, फिर से हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ -1/2 कर देते हैं, स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग r स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ -1/2 है, तो स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, r टू द पावर -1 आया, तो ये r टू द पावर -1 बाई r के फैक्टर में रहेगा। बाकी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे चूंकि r स्क्वायर कॉमन है तो r स्क्वायर, और यहाँ पे भी बटे में r स्क्वायर आ जाएगा। फिर से ये हमारा टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। बचा केवल ये दो टर्म, यानी 1 माइनस x टू द पावर n बराबर 1 प्लस nx वाला बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी 1 माइनस nx वाला बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो n बराबर 1/2 है, ये यहाँ टर्म आ गया, हायर टर्म 0 होगा। वही सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अब इस 1 बाई r का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें यहाँ पे ये इसका वैल्यू निकल गया, यानी 1 बाई मॉड में r वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर दिस। अब इसको हम लोग ले जाएंगे और वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पोटेंशियल वाला इक्वेशन 1। यहाँ पे जैसे ही हम लोग पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये पुट, इतना हमने मान को पुट किया, ये एक वेक्टर यहाँ पे जो था, यहाँ पे आ जाइए एक बार, ये देखिए ये क्यू पहले ही से था, ऊपर कोई वेक्टर नहीं था क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पुट किया, तो यहाँ पे ये हमने पुट किया, ये पहले ही से था उस इक्वेशन में। अब हमने देखा कि ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। हम लोग Q को A के साथ ले लेंगे, Q इंटू A बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग P लिख देंगे डाइपोल मोमेंट, और ये r डॉट P करिए चाहे P डॉट r करिए, दोनों केस में ये जो फॉर्मूला है वो सेम ही तरीके से अप्लाई होता है, ठीक। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r और डाइपोल मोमेंट P के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। आपको डायग्राम याद है ना, एक बार वापस जाके डायग्राम देखिएगा। तो यहाँ पे उनके बीच में, यानी P और r के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इसको हम लोग P इंटू r इंटू कॉस थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड पोजीशन R।
पोजीशन वेक्टर। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, देखिए यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमने निकाल लिया। माने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो हमें डाइपोल के द्वारा किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे निकालना था वो हम लोग निकाल लिए। लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, यानी ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाइए। या फिर एग्जाम में आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन इसी तरह आता है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस केस में आप लोग क्या करिए ना, पहले पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर पोटेंशियल से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पे दोनों समझा दे रहा हूँ, आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे एग्जाम में करिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको पोटेंशियल से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट करेंगे, पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ तक पहुंच आएंगे इस फॉर्मूले तक, यहाँ से केवल शुरुआत करिएगा, केवल यहाँ पोटेंशियल वाले से फिगर वही सेम अप्लाई होगा, तो फिगर उसमें वही वाला फिगर इसमें बना दीजिएगा और यहाँ से शुरू करिएगा। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद फिर पोटेंशियल से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट हम लोग निकाल ले तो जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो पोटेंशियल तो पता ही है, अभी अभी हमने निकाला है, अब हम लोग इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखिए, ये इतना फैक्टर बाहर कर लीजिए, ये यहाँ पे आ गया डेल ऑपरेटर अपना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टू फंक्शन, यानी ग्रेडियंट ऑफ s1 s2 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन s1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ s2 प्लस सेकेंड फंक्शन s2 इंटू ग्रेडियंट ऑफ s1, ये अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में, अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये s1 और s2 स्केलर होने चाहिए, ये नहीं कि s1 और s2 हम लोग वेक्टर ले लें, नहीं, ग्रेडियंट जो लगेगा वो तो स्केलर में ही लगेगा, s1 s2, यानी s1 भी स्केलर होना चाहिए, s2 भी स्केलर होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इस फॉर्मूले में हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल रूप में p भी वेक्टर है और इंडिविजुअल रूप में r भी वेक्टर है, यानी इन्हीं दोनों को हम लोग s1 s2 नहीं मान सकते, ये तो दोनों वेक्टर ही हैं अपने में आप में, लेकिन अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा p डॉट r तो वो स्केलर आएगा, यानी इस दोनों को मिला के हम मान लेते हैं s1 और फिर 1/r³ जो बचा इसको मान लेते हैं s2। समझ में आया ना, ऐसा क्यों हम लोग किए हैं, तो वही हम लोग करेंगे। लेट s1 इक्वल टू p डॉट r एंड s2 इक्वल टू 1/r³। s1 ओवरऑल, ये s1 स्केलर ही होना चाहिए, तो p डॉट r तो स्केलर ही आएगा ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे सेम फॉर्मूला ये अप्लाई करने वाले हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको देखिएगा, ये पहला फंक्शन इंटू दूसरे का ग्रेडियंट प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/r³ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो कितना आएगा, अरे भाई 1/r³ का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आता है, -3/r² आता है ना, -3 प्लस 2, नहीं r² नहीं, क्या r² प्लस इसका जब आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो r -3 1/x², हाँ तो -2/+1 हो जाता है। तो इस तरीके से न करके आप लोग उसको फिर लॉन्ग मेथड से करिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को मेंशन कर देता हूं कि जब आप ग्रेडियंट ऑफ 1/r, अच्छा डायरेक्ट फिर कैसे करेंगे, आप लोग r बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ r, या फिर r बराबर होता है √x² प्लस y² प्लस z²। अब इसका आप लोग ग्रेडियंट निकालिएगा, ग्रेडियंट में डेल ऑपरेटर आप जानते हैं, तब निकालिएगा तो यही आएगा, ये चीज आएगा, ठीक है। डायरेक्ट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए लॉन्ग मेथड से करिए। वैसे इसको याद भी रखिएगा, ये फेमस इस तरह से ये रिजल्ट होता है, ये इतना इसका वैल्यू आएगा। और इसका क्या होगा कि चूंकि ये r और इसमें भी r छुपा हुआ होता है डेल ऑपरेटर में, तो ये सिंपल p आ जाएगा, ठीक है। यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ p डॉट r इक्वल टू p आएगा और ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ इक्वल टू -3, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, -3 इंटू 1/r⁴, ठीक है ना।
क्योंकि -1, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए r⁻³ तो क्या होता है इसका -3 r⁻³ -1 तो ये आएगा -4 -3 बटे r⁴। वेक्टर में करेंगे तो ये r वेक्टर और ये बटे r⁵ आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका देखिए आप पाएंगे कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 लाइन में आ गया। जो आपने इतना लंबा मेथड अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए ये सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किस फॉर्मूले से निकाला है, पोटेंशियल का यूज करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है ना। तो ये बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और ये स्टेप अगर याद रहेगा तो आप यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक। ये यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ डॉट प्रोडक्ट चेंज किया गया है। चाहे p डॉट r करिए चाहे r डॉट p करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि पोलर कंपोनेंट्स यानी पोलर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे r और थीटा के कोऑर्डिनेट्स में, ठीक। तो ये भी कभी कभी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पे भी समझिए। देखिए यहाँ पे ये हमारा डाइपोल है -q और +q, ये ए बी डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल से थीटा डिग्री पे ये जो पोजीशन वेक्टर r है, यहाँ तक ये पॉइंट O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। अब हम लोग इसका पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r, r इसका यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर और ये थीटा क्या है इसका, ये एंगल हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट होगा ER जो r के ही डायरेक्शन में होगा और एक थीटा वाला कंपोनेंट होगा E थीटा जो इस r वाले के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा E थीटा। और E थीटा और ER का जो रिजल्टेंट होगा वो E वेक्टर होगा। और मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट E वेक्टर है वो रेडियल कंपोनेंट ER के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। डायग्राम को अच्छे से आप लोग रोक के समझ लीजिएगा। तो ऐसे में आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, ER = -del∅del r, ये रेडियल कंपोनेंट ER के लिए। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा ना, उसके पोलर कोऑर्डिनेट में दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, R के ही डायरेक्शन में आगे और निकल जाएगा, और एक इस R पे परपेंडिकुलर थीटा, क्योंकि देखिए थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वही थीटा के डायरेक्शन में ये एक E थीटा होगा जो R वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है E थीटा, इनका रिजल्टेंट होगा E। तो ये रेडियल कंपोनेंट हम लोग ऐसे निकालेंगे, फाई पोटेंशियल है और थीटा वाला कंपोनेंट -1/r del∅del थीटा, ये हो गया थीटा कंपोनेंट। फिर लास्ट में हम लोग इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे, E वेक्टर = ER r कैप प्लस E थीटा थीटा कैप, और इनका रिजल्टेंट अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये E वेक्टर = √ER² प्लस E थीटा² ऐसे निकालेंगे। सेम चीज अप्लाई करेंगे, ये पोटेंशियल के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 1/4πε0 p cos थीटा बटे r²। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E = नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है दोनों कंपोनेंट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ये रेडियल कंपोनेंट तो ER = -del∅del r, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे ये थीटा वाला रखिए और इसको ये थीटा वाला ये वैल्यू रखिए और r के सापेक्ष में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ पे जैसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए r² है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये r² है तो ये r⁻², तो -2 इधर आ जाएगा, -2 r⁻2 -1 यानी r⁻3, और ये ऊपर r⁻3 बनाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये रेडियल कंपोनेंट हो गया। अब उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट यानी थीटा वाला कंपोनेंट निकालते हैं, तो E थीटा बराबर -1/r del⁵del, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया है कि रेडियल जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो ये कंपोनेंट होते हैं रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इसको ऐसे ही निकाला जाता है। अब इसको यहाँ पे पाई को यानी पोटेंशियल को थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin थीटा, अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये थीटा कंपोनेंट आ गया। अब हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर बना लेते हैं, E वेक्टर = ER × r कैप प्लस E थीटा × थीटा कैप, और यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो mod ऑफ E वेक्टर = √ER² प्लस E थीटा², तो ये ER ये इतना पार्ट है और ये E थीटा इतना पार्ट है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे हम लोग अंडर रूट में निकालते हैं तो बहुत
बहुत सिंपल है। देखिए जितना पार्ट कॉमन है उसका स्क्वायर होगा, जैसे p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे p बटे 4 पाई एप्सिलॉन, इतने का अंडर रूट में स्क्वायर होगा तो ये तो पहले चुपचाप इसी तरह निकल जाएगा, तो p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया। अब यहाँ पे भी r क्यूब, यहाँ पे भी r क्यूब, इसका भी स्क्वायर होगा अंडर रूट में तो वो भी r क्यूब के रूप में निकल जाएगा। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे केवल 2 cos थीटा और यहाँ पे बचा sin थीटा। तो 2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब अंडर रूट 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया है। इससे पहले जो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया था। दोनों सेम ही हैं, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम का अंतर है। अब हम लोग लास्ट में वो दोनों स्पेशल केस जरा डिस्कस कर लेते हैं, तो एक्सियल एंड वर्टिकल वाला। तो यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग को कुछ करना नहीं है। अगर थीटा 0 हो, जैसे यहाँ पे ये डाइपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अब ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग ओ ले रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर थीटा 0 हो जाए तो ये जो पॉइंट ओ है वो इसी एक्सिस के अलाउंग कहीं पे आ जाएगा। तो जैसे ही थीटा 0 हम लोग इसमें रखेंगे तो cos 0 का मान आप सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, वो तो 1 होता है। तो यहाँ जैसे ही ये 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा तो कितना आएगा 2p बाई r क्यूब। ठीक, यहाँ अलग अलग er और e थीटा निकाल के किया गया है, लेकिन आएगा इतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई r क्यूब। और आपको याद है इसमें यही फॉर्मूला आया था। एक्सियल पोजीशन ये हो गया। अब हम लोग जैसे ट्रांसवर्स पोजीशन लेते हैं, अगर यही पॉइंट o जो है वो इस पे परपेंडिकुलर, मतलब इसके जस्ट इसके एक्सिस के यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो ऐसे केस में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में हम लोग देख लेते हैं, थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल केवल 1 बाहर निकलेगा और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब इस केस में हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर वाले पोजीशन में जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब हो जाएगा। ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, यानी आप देख पा रहे हैं ये स्पेशल केस इसी में शामिल हुआ है। अब हम लोग जल्दी से रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। आपको फिगर याद है, यहाँ पे देखिए जब मैंने ये वाला फिगर बनाया था कि यहाँ O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके दो कंपोनेंट है, एक रेडियल कंपोनेंट ER और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट E थीटा। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो फाइनल रिजल्टेंट हमें मिलेगा E वेक्टर। अब ये जो फाइनल रिजल्टेंट E वेक्टर है ये रेडियल कंपोनेंट से मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसी अल्फा का हमें वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सिंपल हम लोग tan अल्फा लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू जो ट्रांसवर्स वाला पार्ट बटे उसका मतलब लंब बटे आधार, तो यानी ई थीटा बटे ई आर। तो जैसे ई थीटा बटे ई आर रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ई थीटा बटे ई आर, देखिए ये यहाँ पे देखिए ये है, ये ई थीटा है और ई आर कहाँ पे गया, ई आर ये है। तो आप देख पा रहे हो बाकी सारे फैक्टर तो कट जाएंगे और यहाँ पे ई, चूंकि ई थीटा ऊपर है तो यहाँ पे साइन थीटा और बटे 2 cos थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 tan थीटा हो जाएगा। यही तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग अल्फा, देखिए ये आया 1/2 tan थीटा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो ये थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे ये कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला सेगमेंट जो डाइपोल का है ये खत्म हो गया। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।